अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डॉट नॉलेज एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर उठाया था, फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक उठाया था। उसमें हमने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं और आज हमारा फंडामेंटल राइट्स पे तीसरा लेक्चर है और ये आखिरी भी होगा। और इसके साथ ही हम आज फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स में जो 3 फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है वो हमने डिस्कस किए। आज हम जो बाकी 3 फंडामेंटल राइट्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें। हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलते हैं, हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो कल तक जो 2 लेक्चर्स हमने डिलीवर किए उनमें हमने देखे 3 फंडामेंटल राइट्स, यानी कि पहला जो फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी, उसके बाद देखा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, और उसके बाद जो माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स है वो भी देखे। और आज हमारा आर्टिकल 25 से जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, यानी कि भारत के संविधान में, उसमें आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं आर्टिकल 25 से 28 तक, यानी कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 25 क्या बताता है। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। समझ आया? नहीं, ये लीगल लैंग्वेज है, थोड़ी दिक्कत होती है समझने में, तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। आर्टिकल 25 बोलता है दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। यानी कि आर्टिकल 25 हर एक पर्सन को ये आज़ादी देता है कि वो उसको आज़ादी देता है कि वो कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, और उस रिलीजन को जिसको वो मानता है उसको प्रोपेगेट कर सकता है। इसमें भी कुछ प्रोविजंस दिए गए। पहला प्रोविजन क्या दिया गया है इसमें? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, यानी कि इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड और क्रिएचर्स इन वट एवर वे ही डिजायर्स। यानी कि सबसे पहले एक पर्सन को आज़ादी दी जाती है आर्टिकल 25 के अंदर कि वो किसी भी तरह से अपने गॉड के साथ कनेक्ट हो सकता है, अपने खुदा के साथ कनेक्ट हो सकता है। चाहे वो नमाज पढ़ के कनेक्ट हो सकता है, चाहे वो पूजा करके कनेक्ट हो सकता है, चाहे वो घर बैठे अपने खुदा को याद कर सकता है। तो ये इस चीज़ की फ्रीडम, इस चीज़ की आज़ादी, इस चीज़ का राइट इसे कौन देता है? आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसमें दूसरा प्रोविजन क्या बताता है? राइट टू प्रोफेस, डिक्लेरेशन ऑफ वनस रिलीजियस बिलीफ्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। यानी किसी भी पर्सन को ये आज़ादी देता है। कौन? आर्टिकल 25 क्या आज़ादी देता है कि वो डिक्लेयर कर सकता है सोसाइटी में, कहीं पे भी बोल सकता है कि मैं इस रिलीजन को फॉलो कर सकता हूँ, मैं इस रिलीजियस बिलीफ को फॉलो कर सकता हूँ, और मैं इस रिलीजियस फेथ से ताल्लुक रखता हूँ। या अगर वो ये भी कह सकता है, अगर वो किसी रिलीजियस को फॉलो नहीं कर सकता, किसी रिलीजियस को नहीं मानता है, तो वो ये भी बोल सकता है कि मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता हूँ, मैं एक एथिस्ट हूँ। तो ये इस चीज़ की आज़ादी भी आर्टिकल 25 को देता है कि वो कहीं पे भी किसी भी रिलीजियस को मान सकता है, किसी भी रिलीजियस के बिलीफ्स को ओपनली डिक्लेयर कर सकता है। उसके बाद आता है राइट टू प्रैक्टिस, यानी कि उसे आज़ादी दी गई है आर्टिकल 25 के अंदर कि वो किसी भी रिलीजियस को प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी रिलीजियस की जो वर्शिप के तरीके हैं, चाहे वो नमाज पढ़ सकता है, पूजा कर सकता है, चर्च जा सकता है, गुरुद्वारे में जा सकता है, या किसी भी रिलीजियस जो सैक्रेड प्लेस होते हैं वहाँ पे वर्शिप के जो तरीके होते हैं उनको वो परफॉर्म कर सकता है। और इस चीज़ की आज़ादी आर्टिकल 25 देता है। और जो उसके रिलीजन में, जिस रिलीजन को वो मानता है, उसमें जो कुछ रिचुअल्स होते हैं, सेरेमनीज होते हैं, एग्जीबिशन ऑफ बिलीफ्स एंड आइडियाज होते हैं, उनको परफॉर्म करने की आज़ादी, उनको परफॉर्म करने का राइट, उनको परफॉर्म करने का हक उसे कौन देता है? आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
उसके बाद जो चौथा प्रोविजन दिया गया आर्टिकल 25 में वो ये दिया गया है कि राइट टू प्रोपेगेट, वो किसी भी जिस मजहब को वो मानता है, जिस मजहब को वो फॉलो करता है, उस मजहब को वो प्रोपेगेट कर सकता है, उस मजहब की वो तबलीग कर सकता है, उसकी ट्रांसमिशन कर सकता है दूसरे बंदों के साथ। क्या बोल सकता है वो? किसी को भी बोल सकता है कि भाई हमारे रिलीजन में ये टीचिंग्स है, ऐसी ऐसी टीचिंग्स है, ऐसे ऐसे हम इबादत करते हैं, ऐसे ऐसे हम एक गॉड के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से अगर वो दूसरा पर्सन जिसे ये डिलीवर करता है कि हमारे मज़हब में ये टीचिंग्स है, इस तरीके से हम इबादत करते, इस तरीके से हम अपने गॉड के साथ कनेक्ट होते, अगर वो बंदा इसके जो इसने जो अपने फ्रीडम की, अपनी रिलीजन की जो तबलीग की, अगर वो मान गया तो वो अपने विल से इस मजहब को एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज उससे फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। फोर्सफुल कन्वर्जेशन जो है वो आर्टिकल 25 के अंडर प्रोहिबिट किया गया है कि किसी को भी हम फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन। इस फोर्सफुल कन्वर्जेशन के साथ में क्या होता है, किसी को भी लालच दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, गाड़ी के लालच दे सकते हैं, नौकरी के लालच दे सकते हैं कि भाई आप हमारा रिलीजन इसको एक्सेप्ट कीजिए, हम आपको गाड़ी देंगे, पैसे देंगे, या फोर्सफुली इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसी दूसरे मजहब में। तो इसको प्रोहिबिट किया किसने? आर्टिकल 25 ने। हाँ, वो एक्सेप्ट इसे कर सकता है, वो कन्वर्ट हो सकता है, अगर वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो सकता है। आई होप कि आपको आर्टिकल 25 अच्छी तरह से समझ आए। अब हम चलते हैं आर्टिकल 24 की तरफ। तो आर्टिकल 24 क्या बताता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। According to Article 26, every religious denomination or any of its sections shall have the following rights। यानी कि हर एक मजहब के डिनोमिनेशन, रिलीजियस डिनोमिनेशन, किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को ये 4 राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 24 के अंदर। तो अगर हम आर्टिकल 25 की बात करें, वो इंडिविजुअल के राइट्स, फ्रीडम रिलीजन, जो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल रिगार्डिंग रिलीजियस, वो प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 25। और आर्टिकल 26 रिलीजियस डिनोमिनेशन यानी कि रिलीजियस कम्युनिटीज, रिलीजियस सेक्शंस के जो राइट्स है उनको गारंटी करता है। आर्टिकल 26 में पहला क्या है? राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। यानी कि किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस डिनोमिनेशन को ये आज़ादी है, एक हक दिया गया है कि वो अपने मजहबी इदारे कायम कर सकते हैं, मजहबी इंस्टीट्यूशंस कायम कर सकते हैं, मजहबी तालीम वहाँ दे सकते हैं, और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए वो इन इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन और एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा राइट कौन दिया गया है? रिलीजियस डिनोमिनेशंस को राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। यानी कि अगर उनको अपने मजहब में कुछ अफेयर्स है, उनको मैनेज करने, उनको कंट्रोल करने की आज़ादी, उनको उन अफेयर्स को मैनेज करने का हक इनको आर्टिकल 26 देता है। इनमें स्टेट जो है वो किसी किस्म की इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर्स, इन रिलीजियस अफेयर्स में इस रिलीजियस डिनोमिनेशन को नहीं करेगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी स्टेट की तरफ से इन रिलीजियस अफेयर्स में। उसके बाद जो तीसरा राइट दिया गया है वो है राइट टू एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन वो एक्वायर कर सकती है, वो ओन कर सकती है कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि लैंड वो खरीद सकती है उस रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि वो कुछ भी मूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है वो एक्वायर कर सकती है, वो ओन कर सकती है, और इस प्रॉपर्टी जो मूवेबल है, जो इमूवेबल है, इस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सकती है, मगर इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये आज़ादी भी उनको, ये फंडामेंटल राइट, ये राइट भी उनको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अंडर आर्टिकल 26। किनको? रिलीजियस डिनोमिनेशंस को, यानी कि रिलीजियस कम्युनिटीज को, रिलीजियस सेक्शंस को। तो उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 27 की तरफ। आर्टिकल 27 क्या बोलता है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। Article 27 lays down that no person shall be compelled to pay any tax for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। यानी कि स्टेट किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकती है, कंपेल नहीं कर सकती
है कि आप टैक्स पे कीजिए और उस टैक्स की वजह से हमें एक मजहब, एक रिलीजियस डिनोमिनेशन का प्रमोशन करना है, उसकी मेंटेनेंस करनी है। अगर हम दूसरे आसान शब्दों में समझे तो क्या बोलता है आर्टिकल 27 बताता है कि स्टेट शुड नॉट स्पेंड पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्स, यानी कि स्टेट के पास जो पैसा होता है, जो पब्लिक मनी होती है, वो कहाँ से उन्होंने हासिल की होती है, जो टैक्स उन्होंने वसूल किया होता है लोगों से, उस टैक्स के पैसे यानी कि उस पब्लिक मनी को वो स्पेंड नहीं कर सकती है किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजियस, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी यानी कि रिलीजियस डिनोमिनेशन की प्रमोशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए वो स्पेंड नहीं कर सकती है, क्योंकि जो पैसे पब्लिक मनी होती है वो टैक्स के थ्रू वसूल किए जाते हैं लोगों से, और उन लोगों में सब रिलीजियस कम्युनिटीज के लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू के हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के हो। अगर हम एक सिचुएशन ले कि स्टेट ने बोला कि मैं एक मंदिर बनाऊंगा, तो उस का किससे, पब्लिक मनी से, तो जो बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज के वो लोग है वो बोलेंगे भाई ये पैसे तो हमारे टैक्स के पैसे से है, आप इससे मंदिर नहीं बना सकते हो। या अगर स्टेट बोले कि मैं एक मस्जिद बनाऊं, तो बाकी कम्युनिटीज के लोग भी बोलेंगे भाई ये पैसे तो हमारे टैक्स से, ये पब्लिक मनी है, इससे आप मस्जिद नहीं बना सकते हो। This provision prohibits the state from favoring, patronizing, supporting one religion over the other. इस आर्टिकल 27 ये प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि वो फेवर करे या किसी एक मजहब को पैट्रोनाइज करे यानी सरपरस्ती करे, सपोर्ट करे किसी एक रिलीजन को ओवर अदर रिलीजन, यानी कि स्टेट को भी इसने प्रोहिबिट किया है किसी एक मजहब की सरपरस्ती करने से और फेवर करने से। तो उसके बाद आते हैं आर्टिकल 28 की तरफ। तो आर्टिकल 28 क्या बताता है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अंडर आर्टिकल 28 नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड, यानी कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है स्टेट के फंड्स पे जो बने हैं, स्टेट के फंड्स पे जो मेंटेन होते हैं, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि हम बोलते हैं सरकारी स्कूल, जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे, उनमें मजहब की तालीम नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उन सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हर एक के लिए एडमिशन होता है, चाहे वो किसी भी रिलीजियस से ताल्लुक रखता हो। However, this provision shall not apply to any age। और ये आर्टिकल 28 क्या बताता है, इसमें एक एक्सेप्शन है कि उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम रिलीजियस की तालीम दे सकते हैं जिनको स्टेट ने एस्टेब्लिश किया है, लेकिन उनको चलाता है कौन, वो एक ट्रस्ट के अंडर काम करे, वो एक रिलीजन ट्रस्ट के अंदर काम करते हैं, तो वो वहाँ पे अपने रिलीजन की जो तालीम वो इंस्ट्रक्शंस डिलीवर कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं। तो उसके बाद आते हैं आर्टिकल 29 की तरफ, और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 कल्चरल एजुकेशनल राइट्स में आते हैं। इन कल्चरल एजुकेशनल राइट्स में क्या होते हैं, इनमें माइनॉरिटीज के लिए राइट्स दिए गए हैं। और आर्टिकल 29 क्या बताता है, आर्टिकल 29 provides that any section of the citizen residing any part of India having a distinct language, script, culture of its own shall have the right to conserve the same। आर्टिकल 29 बताता है, आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बताता है कि कोई भी सिटीजन अगर वो किसी भी पार्ट में रहता है, किसी भी हिस्से में रहता है, इंडिया के किसी भी हिस्से में रहता है, तो अगर उसकी अपनी एक अलग लैंग्वेज है, अपना एक अलग स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो उसको आज़ादी दी गई है अंडर आर्टिकल 29 कि वो इस लैंग्वेज उस स्क्रिप्ट को, उस कल्चर को कंजर्व कर सकता है, उसको प्रिजर्व कर सकता है, उसको बचा सकता है। फर्दर नो सिटीजन शैल बी denied admission to any educational institute maintained by the state or receiving aid of the state funds on ground of religion, race, caste or language। और दूसरा प्रोविजन क्या बताता है आर्टिकल 29 का, वो बताता है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिनको मेंटेन किया है स्टेट ने
जिनको चलाता है स्टेट ने, स्टेट के फंड्स पे वो काम करते हैं, यानी कि सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें किसी पर्सन को भी एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। यानी कि जो आर्टिकल 29 है ये दो रिलीजियस, यानी कि ये दो माइनॉरिटीज को बचाता है। एक किसको बचाता है? एक बचाता है रिलीजियस माइनॉरिटीज को और दूसरा बचाता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को भी। इनको प्रोटेक्ट करता है, इनकी प्रोटेक्शन गारंटीड करता है अंडर आर्टिकल 29। कौन प्रोटेक्ट करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। उसके बाद आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या बोलता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आर्टिकल 30 हक देता है माइनॉरिटीज को, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हो। इनको क्या हक देता है कि वो माइनॉरिटीज कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनकी पसंद का जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो उसको एस्टेब्लिश कर सकते हो, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हो, मगर एडमिनिस्टर इन अकॉर्डेंस विद लॉ के हिसाब से वो इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उनको पहले एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और बाद में उनको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। किसको हक दिया गया? रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को भी। यानी कि रिलीजियस माइनॉरिटीज, अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो वो दारुल उलूम भी खोल सकते हैं, वहाँ पे जो भी सैक्रेड बुक्स है उनकी तालीम दे सकते हैं। अगर हम हिंदू की बात करें तो हिंदू भी पाठशाला खोल सकते हैं, वहाँ पे वो अपने जो सैक्रेड बुक्स है उनकी वहाँ पे तालीम दे सकते हैं और इन इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं ये रिलीजियस माइनॉरिटीज। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और दूसरा क्या बोला कि स्टेट जो है अंडर आर्टिकल 30 वो किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा इन एजुकेशन अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो जो चाहे रिलीजियस माइनॉरिटीज का हो चाहे किसी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का हो, अगर वो इनको एड ग्रांट कर सकता है, अगर एड ग्रांट कर सकता है तो सबको एड बराबर दी जाए, किसी के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और ये किसको दी गई है? स्टेट को ये पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 30 कि वो किसी एजुकेशनल माइनॉरिटीज के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन न करे। कब? जब वो ग्रांट एड करते हैं। उसके बाद आता है जो सबसे अहम आर्टिकल है अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या बोलता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 के अंदर क्या है कि फंडामेंटल राइट्स किसी एग्रीवेड पर्सन का मतलब क्या है? किसी भी वो पर्सन जिसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए, जिसके फंडामेंटल राइट्स छीने गए, उनको एनफोर्स कराता है आर्टिकल 32। इन अदर वर्ड्स द राइट टू गेट फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इज इन इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट, यानी कि अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना जो आर्टिकल 32 के अंडर है ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। दिस मेक्स द फंडामेंटल राइट रियल। इस आर्टिकल 32 की वजह से जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इसकी वजह से जो फंडामेंटल राइट वो असल लगते हैं, वो रियल लगते हैं। दैट इज वाई डॉक्टर अंबेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था जब भारत का संविधान बनाया गया, तो डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलता है? जो आर्टिकल 32 है ये एक अहम और सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस आर्टिकल 32 की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है, वुड बी नलिटी, कुछ भी नहीं है, उसका वजन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारा कॉन्स्टिट्यूशन, सारे 300-400 आर्टिकल्स कुछ भी नहीं है विदाउट आर्टिकल 32।
एंड आर्टिकल 32 ये सोल है, इट इज अ वेरी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये रूह है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड वेरी हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये दिल भी है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। कौन दिल है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 32। और इस आर्टिकल 32 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे केस में, चाहे केसवानंदा भारती केस हो, मिनर्वा मिल्स केस हो, या और भी बहुत से केसेस हैं, उनमें क्या बोला कि बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि उसे हटाया नहीं जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। यानी कि जो आर्टिकल 32 है ये बेसिक फीचर है, इसको किसने डिक्लेयर किया बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से नहीं हटाया जा सकता है किसी भी तरीके से। और इस आर्टिकल 32 ये क्या बताता है, आर्टिकल 32 राइट देता है सुप्रीम कोर्ट को बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया जाता है कि आप किसी एग्रीवेड पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को रेस्टोर कराए। और एक पर्सन को भी ये पावर दिया गया है अंडर आर्टिकल 32 कि अगर उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, उसके जो फंडामेंटल राइट्स किसी ने छीने हैं, तो वो अंडर आर्टिकल 32 सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। उसके बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया अंडर आर्टिकल 32 कि वो किसी एक पर्सन के जो फंडामेंटल राइट्स उनको रेस्टोर कराना है, इनको एनफोर्स कराने के लिए वो डायरेक्शंस दे सकता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स दे सकता है जिनको हम रिट्स कहते हैं, इनको किनको रेस्टोर कराने के लिए, किसी एग्रीवेड पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को रेस्टोर कराने के लिए। और इन यानी कि अंडर आर्टिकल 32, इस आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिडिक्शन आती है। और रिट्स कितने किस्म की होती है, वो ये ऑर्डर्स कितने किस्म के इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, 5 किस्म के ऑर्डर्स, 5 किस्म के रिट्स वो इशू कर सकता है। पहला है हीबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेट्योररी एंड क्यो वारंटो, ये 5 किस्म के रिट्स है जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को रेस्टोर कराने के लिए अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस आर्टिकल 32 के अंडर पार्लियामेंट को भी पावर दिया गया, पार्लियामेंट को भी ताकत दिया गया है कि वो किसी भी एक कोर्ट को इशू डायरेक्शन, किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर सकता है, किसी भी कोर्ट को ताकत दे सकता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को रेस्टोर करे। फंडामेंटल राइट्स को रेस्टोर कराने के लिए जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जो डायरेक्शन दिए जाते हैं, जो रिट्स दिए जाते हैं, वो कोई भी कोर्ट दे सकता है। इसका ताकत पार्लियामेंट को दिया गया है। हालांकि अभी तक ये काम, ये पार्लियामेंट ने इस पावर को कब यूज किया है, जब उसने हाई कोर्ट को भी एम्पावर किया है अंडर आर्टिकल 226 कि अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स, जो स्टेट्स के हाई कोर्ट है वो भी फंडामेंटल राइट्स को रेस्टोर करा सकते हैं अंडर आर्टिकल 26, वो भी रिट्स दे सकते हैं, चाहे हेबस कॉर्पस हो, मैंडेमस हो, प्रोहिबिशन हो, सेट्योररी या क्यो वारंटो हो। यानी कि अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो सकते हैं तो वो सीधे जा सकते हैं। सिर्फ 2 ऑप्शन है उसके पास, या तो पहले वो हाई कोर्ट के पास जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, वो और किसी एक कोर्ट के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि उन कोर्ट्स को ये पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को रेस्टोर करे। सिर्फ 2 कोर्ट्स के पास पावर है कि फंडामेंटल राइट्स को रेस्टोर करे, एक है हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत दी गई है कि वो किसी एक एग्रीवेड पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को रेस्टोर करे। आई होप कि आपको आर्टिकल 32 अच्छी तरह से समझ आया है। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 33 की तरफ। आर्टिकल 33 क्या बोलता है, आर्मड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 33 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट, एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द members of armed forces, parliament, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies, etc. यानी कि आर्टिकल 33 ताकत देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट करे, एब्रोगेट करे फंडामेंटल राइट्स, किन पर्सन्स को
जो मेंबर्स है आर्मड फोर्स के, जो पैरामिलिट्री की फोर्स के मेंबर्स है, जो पुलिस फोर्स के मेंबर्स है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के मेंबर है, उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट एब्रोगेट कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो इसके लिए पार्लियामेंट ने बहुत सारे एक्ट पास किए हैं। एक है आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, पुलिस फोर्सेस एक्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1960 और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस एक्ट। और इन एक्ट्स में क्या कहा गया कि जो मेंबर्स है आर्मड फोर्स के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच रेस्ट्रिक्ट किया गया है, राइट फॉर्म एसोसिएशन रेस्ट्रिक्ट किया गया है, और राइट टू बी मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन रेस्ट्रिक्ट किया गया है, राइट to be a member of union of political associations, right to communicate with press, right to attend public meeting and demonstrations, ये उनको रेस्ट्रिक्ट की गई है। किनको? जो मेंबर्स है आर्मड फोर्सेस के। क्यों इनको रेस्ट्रिक्ट किया है? क्योंकि उनके पास बहुत सारी सेक्रेट इंफॉर्मेशन होती है। अगर वो ये सेक्रेट इंफॉर्मेशन किसी प्रेस वाले से शेयर करे, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एक डेमोन्स्ट्रेशन में उनको शेयर करे, उसकी वजह से जो यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया की इंटेग्रिटी और यूनिटी खतरे में पड़ सकती है। उसके बाद आता है आर्टिकल 34, सेकंड लास्ट आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। उसमें क्या लिखा है? मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 35 प्रोवाइड्स द रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इन फोर्स। जब भी मार्शल लॉ किसी मुल्क में के इंडिया में लग जाए, या इंडिया के किसी एक हिस्से में, यानी कि भारत के किसी एक हिस्से में, किसी एक टेरिटरी में जब मार्शल लॉ इम्पोज होगा, तो उस वक्त सारे फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट किए जाए, सारे फंडामेंटल राइट्स बंद किए जाते हैं। तो इट एम्पावर्स, आर्टिकल 32 क्या करता है? इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को ताकत भी देता है टू इंडेमनिफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट or any other person for any act by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area while martial law is in force। यानी कि मार्शल लॉ, पहले मार्शल लॉ को समझेंगे। मार्शल लॉ क्या होता है? मिलिट्री रूल, लिटरली मीनिंग उसको मिलिट्री रूल बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इस मार्शल लॉ की कोई डेफिनेशन नहीं दी है। इट रेफर्स टू सिचुएशन, ये वो सिचुएशन होती है जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कौन चलाता है? मिलिट्री अथॉरिटीज चलाती है। क्यों चलाती है? अपने रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से। क्यों चलाती है? क्योंकि उस टाइम जो मेन काम होता है वो होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना किसी एक हिस्से में। हालांकि अभी तक इंडिया में कभी मार्शल लॉ इम्पोज नहीं हुआ है। और मार्शल लॉ में क्या, अगर कोई मिलिट्री वाला, कोई आर्मी पर्सन, कोई मेंबर ऑफ द आर्मड फोर्स है, किसी एक पर्सन को भी खड़े खड़े गोली मार सकता है, तो पार्लियामेंट को ये ताकत दी गई है अंडर आर्टिकल 34 कि वो उस गवर्नमेंट सर्वेंट, उस आर्मड पर्सन को माफ कर सकता है उस एक्ट के लिए जो उसने मार्शल लॉ के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई भी एक्ट किया, किसी को भी मार दिया, किसी की भी जो प्रॉपर्टी है उसको जला दिया, किसी की भी प्रॉपर्टी छीन ली है, किसी के भी पैसे उसने छीन लिए है उस टाइम, तो उसको माफ कर सकता है कौन? पार्लियामेंट। कब? जब मार्शल लॉ इम्पोज होगा किसी एक टेरिटरी में या इंडिया में, उस टाइम जो उस गवर्नमेंट सर्वेंट ने कुछ काम किया होगा, कुछ एक्ट किया होगा, उसको पार्लियामेंट माफ कर सकता है अंडर आर्टिकल 34। क्योंकि उसने वो काम क्यों किया उस टाइम? क्योंकि उस टाइम उनका मेन मोटिव होता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तब हम आते हैं आर्टिकल 35 जो कि फंडामेंटल राइट्स का आखिरी आर्टिकल है। उसके साथ ही फंडामेंटल राइट्स हम कंप्लीट करेंगे। उसमें लिखा क्या? इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 35 लेड डाउन दैट द पावर टू मेक laws to give effect to certain specified fundamental rights shall vest in a parliament and not in state legislatures। यानी कि आर्टिकल 35 ताकत देता है, पावर देता है कि इसको सिर्फ पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, उनको पावर देता है, उनको एम्पावर करता है कि वो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कोई भी कानून बना सकता है। रिगार्डिंग द रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उनमें से जो कुछ लॉज है सारे लक्ष्मीकांत में लिखे हैं, हालांकि अब हमें उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यानी कि 35 आर्टिकल एम्पावर करता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को कि वो कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग बना सकता है। और ये स्टेट लेजिस्लेचर्स को ताकत नहीं दी गई है। और जो फंडामेंटल राइट है उनमें से कुछ चीज़ों को एबॉलिश
कुछ चीजें हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स है, अगर उनको प्रैक्टिस किया यानी कि अनटचेबिलिटी को अंडर आर्टिकल 17, और उसके बाद आता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमंस अंडर आर्टिकल 23 की, कुछ 23 शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है कि अंडर जो ट्रैफिकिंग है, फोर्स लेबर है, बेगर है, इन दो आर्टिकल, अगर इन दो कामों को किसी एक पर्सन ने किया तो ये एक क्या है, ऑफेंस है, ये एक जुर्म है, उस जुर्म की कुछ सजा भी होनी चाहिए, और उस सजा को तजवीज़ करने की ताकत आर्टिकल 35 ने किसको दी है, सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, कि वो आर्टिकल 17 जो है उसकी क्या सजा होगी, और आर्टिकल जो ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन एंड फोर्स लेबर है उसकी क्या सजा होगी, उसकी क्या पुनिशमेंट होगी, इसके लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लॉ बना सकती है अंडर आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और स्टेट लेजिस्लेचर्स को ये ताकत नहीं दी गई है। तो इसके साथ ही जो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है वो हमने ऑलमोस्ट टोटली कंप्लीट किया है, और इसमें जो आर्टिकल 31 था वो मैंने पहले भी बता दिया था, उसको रिपील किया गया कब, 19 उसको कब किया, 1978 अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। और ये क्या, ये कौन सा आर्टिकल था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये कहाँ पे रखा गया, आर्टिकल 300 में एज ए लीगल राइट। तो इसके साथ ही जो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूँ और आप भी अच्छी तरह से समझ गए हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं, हाँ, अगर हमारे वीडियोस को लाइक करते हो तो प्लीज़ हमारे वीडियोस पे लाइक का बटन भी प्रेस करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारे ये वीडियो कैसे लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।